नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय को देख लेते हैं। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में यानी वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग 7378 किलोमीटर है। ठीक है। कहीं कहीं आपको 7371 किलोमीटर भी पढ़ने को मिलता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग ये 7300 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे त्रिज्या कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम ये पूरी पृथ्वी ले लें और इसके केंद्र से एक जीवा खींचे तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी 63, 71 या 78 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। और अब तक सबसे गहरी जो खुदाई की गई है वो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गई है। ठीक है। आपको पता है कि संपूर्ण पृथ्वी में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, उनमें से एक आर्कटिक महासागर ही है। उसमें एक क्षेत्र पड़ता है कोला क्षेत्र, वहाँ पर अभी तक 12 किलोमीटर तक की खुदाई की गई है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या ही कितनी है, लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। पृथ्वी की भीतरी परत की गहराई को देखते हुए हमारे द्वारा भेदी गई गहराई, जो कि कितनी है 12 किलोमीटर, विशेष महत्व नहीं रखती है। जब तक प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता तब तक भूवैज्ञानिक अध्ययन हेतु विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं, तो हमें अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए कुछ स्रोत हैं या प्रमाण हैं, वो कौन कौन से हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए निम्न स्रोतों या साधनों को आधार बनाया है। एक आपका है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी आधारित स्रोत, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य और भूकंपीय तरंगें। ठीक है। वहीं अगर अप्राकृतिक स्रोतों में देखें तो इसमें आपका एक आता है घनत्व, इसके बाद आता है आपका तापमान और इसके बाद आता है आपका दाब। ठीक है। ये 3 आपके अप्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एक और स्रोत है उसे हम कहते हैं सिद्धांतों से संबंधित या सिद्धांतों से प्राप्त साक्ष्य। ये आपका तीसरा साक्ष्य है। ठीक है। तो इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं घनत्व आधारित स्रोत। घनत्व पर आधारित अध्ययन करते समय पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व के आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है। किसके अध्ययन करके? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो कि 5.5 है और क्रस्ट का औसत घनत्व लगभग 3 के आसपास है। ठीक है। तो इनके आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों से अधिक होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है, यानी कि ऊपरी परत का घनत्व कम है और नीचे वाली परतों का घनत्व अधिक है। ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच है। ठीक है। घनत्व को मापने की इकाई है दोस्तों ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, के बीच माना जाता है। जबकि केंद्र का घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी क्रस्ट का आप देख पा रहे होंगे लगभग 2.5 से लेकर 3 के आसपास है, तो वहीं केंद्र का घनत्व आपका लगभग 13 है।
यानी ऊपरी परतों का घनत्व कम है और नीचे की परतों के घनत्व में वृद्धि होती जाती है। अनुमान लगाया गया है संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते होंगे। सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में दो मत हैं, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की परतों से अंदर की तरफ जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। इसके संदर्भ में दो मत हैं। प्रथम मत के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है, लेकिन दाब में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती जाती है। ये पहला मत है। पहला मत क्या कहता है कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन तो समान है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो दाब में वृद्धि होती जाती है, इसके कारण घनत्व में वृद्धि होती जाती है। इस मत की आलोचना करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक प्रत्यास्थता सीमा होती है। प्रत्यास्थता सीमा का मतलब है दोस्तों कि किसी भी चट्टान का घनत्व एक सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रत्यास्थता सीमा होती है, जिसके कारण दाब को बढ़ाकर एक सीमा तक ही घनत्व में वृद्धि की जा सकती है। प्रत्यास्थता सीमा का मतलब यहाँ पे क्या है कि दाब को बढ़ाकर एक सीमा तक ही घनत्व में वृद्धि की जा सकती है किसी भी पदार्थ की, अर्थात घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकती। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर पृथ्वी के घनत्व में वृद्धि होती जाती है तो उसका कारण केवल दाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि चट्टानों का घनत्व दाब के द्वारा एक सीमा तक ही बढ़ सकता है। इसके बाद दूसरा मत क्या कहता है? दूसरा मत कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं होते। पहला मत क्या मानता है कि रासायनिक संरचना और संगठन एक समान है, लेकिन यहाँ क्या मानता है दूसरा मत कि नहीं है। इसलिए सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थ या तत्वों के भार में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, आपको इनका डिफरेंस याद रखना। पहला मत मानता है कि रासायनिक संरचना और संगठन समान है, दाब में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है, जबकि दूसरा मत मानता है कि रासायनिक संरचना और संगठन समान नहीं है। ठीक है, इस कारण से अंदर जाने पर पदार्थों के भार में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, घनत्व में होने वाली इस वृद्धि के संदर्भ में समर्थकों ने निम्न तर्क भी दिए हैं। ठीक है, कि वृद्धि क्यों हो रही, वो कौन कौन से तर्क हैं कि पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ हैं, जैसे लोहा। ठीक है, लोहा और निकिल, ये दो पदार्थ हैं दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ जैसे लोहा है, जिससे कोर इस्पात की तरह सुदृढ़ यानी कठोर है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना अन्य उल्का पिंडों से करने पर असमान संगठन एवं संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन वाली परतों के घनत्व में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकलता है। इस अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को क्रमशः ऊपर से नीचे की तरफ, केंद्र की ओर सियाल, सीमा एवं निफे परत के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, घनत्व के आधार पर। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो केंद्र है पृथ्वी का वो सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये लोहा और निकिल जैसे तत्वों से मिलकर के बना है, इसीलिए इस्पात की तरह ये सुदृढ़ है। ठीक है, इसे हम और डिटेल से देखेंगे अभी बाद में। इसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्वेस, क्या नाम है इनका?
एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसने? एडवर्ड स्वेस महोदय ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है सियाल। यह परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे स्थित है तथा इसके मुख्य संगठक हैं सियाल एवं एल्युमिनियम। ठीक है, सियाल को हम ऐसे लिख सकते हैं CIAL। SI से आपका सिलिका और AL से आपका एल्युमिनियम। ठीक है, इसका जो औसत घनत्व है वो है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा परत की मोटाई लगभग 50 से लेकर के 300 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, और ये किसके नीचे है? तो महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे है ये सियाल। इसके बाद है आपका दूसरा है सीमा। इसके जो मुख्य संगठक हैं वो हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम। यहाँ पे SI और M से आप ले सकते हैं कि SI से आपका सिलिका, MA से आपका मैग्नीशियम। यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है तथा ये भारी बेसाल्टी आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि ये बेसाल्टी आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जबकि वो क्या थी? ग्रेनाइट चट्टानें, यानी कि जो कि महाद्वीप आपके ग्रेनाइट से बने होते हैं और अवसादी चट्टानों से वो ढके हुए हैं, तो उनके वो नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो इस परत का घनत्व कितना है? इसका है 2.9 से 4.7 के मध्य है। ठीक है, के बीच होता है तथा इसकी मोटाई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के मध्य है। उसकी क्या थी? 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक थी, लेकिन ये क्या है? 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है। इसके बाद है आपका निफे। यह परत निकेल, यहाँ पे Ni से निकेल तथा आयरन, यानी कि फेरस से आपका है आयरन यानी लोहा, से मिलकर बनी है। यह सीमा के नीचे स्थित परत है। इसका घनत्व, औसत घनत्व लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे स्वेस महोदय के द्वारा रासायनिक संगठन के आधार पर जो सियाल, सीमा, निफे में बांटा गया है। एक परत आपकी ऊपर वाली है जो कि 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये आपको क्रस्ट बोला है उन्होंने। क्रस्ट के नीचे आपकी जो परत है वो है आपकी सियाल, जिसका घनत्व कितना है? 2.7 से लेकर के 2.9 तक है। ठीक है, और इसकी गहराई कितनी है? 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक। दूसरी है आपकी सीमा, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है और गहराई है आपकी 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक। इसके बाद है आपका निफे। ठीक है, यह Ni यानी निकेल, Fe मतलब फेरस से मिलकर के बनी है और इसका औसत घनत्व है 11। ठीक है, और ये केंद्र के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका रासायनिक संगठन के आधार पर स्वेस महोदय के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताना। अब अप्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत अगला स्रोत है आपका दाब आधारित। इसके बारे में देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, घनत्व में भी वृद्धि हो रही है, दाब में भी वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है, ये भी हमने ऊपर देखा था। दाब में यह वृद्धि बाहरी परतों के कारण मानी जाती है, यानी कि दाब में लगातार वृद्धि हो रही है नीचे जाने पर, तो वो किस कारण माना गया है? बाहरी परतों के कारण माना गया है। ठीक है, इसी कारण पृथ्वी के केंद्र में जो घनत्व है लगभग 11 से लेकर के 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। ठीक है, अब वैज्ञानिकों का क्या विचार है? वैज्ञानिकों का विचार है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित पदार्थ ही भारी हैं। ठीक है, जिससे केंद्र पर दाब भी अधिक है। तो क्या मानते हैं वैज्ञानिक कि केंद्र में स्थित जो पदार्थ हैं वो बहुत भारी हैं, जिसके कारण दाब भी अधिक है और अधिक दाब के कारण ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं
तथा आंतरिक शक्तियाँ काम करती हैं। ठीक है। इसके बाद अप्राकृतिक स्रोतों में अगला स्रोत है आपका ताप पर आधारित स्रोत। इसमें तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं, जैसे रेडियम है, थोरियम है, इनमें ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस कारण इन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है। इनके विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे पृथ्वी की ऊपरी सतह से अंदर की तरफ जाने पर ताप में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि नीचे रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन हो रहा है, जिससे 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ जाता है। यदि इसे आधार माने तो 10 किलोमीटर की गहराई पर तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री से अधिक तथा 40 किलोमीटर की गहराई पर इसे लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक भागों में अत्यधिक ताप भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है। अतः ताप एवं दाब दोनों के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आंतरिक परतें किस अवस्था में हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, ताप बढ़ने की जो दर है वह कम होती चली जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तापमान तो बढ़ता है, लेकिन उसकी दर कम हो जाती है बढ़ने की। ठीक है। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का अगला स्रोत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत, यानी कि जो सिद्धांत दिए गए हैं आपके अलग अलग, जैसे ग्रहाणु परिकल्पना। ये दोस्तों चैम्बरलिन महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो केंद्र है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है। जबकि ज्वारीय परिकल्पना दोस्तों जेम्स जीन्स और जेफरीज के द्वारा दी गई थी। तो इस परिकल्पना में क्या माना गया है कि जो केंद्र है वो तरल अवस्था में है। ग्रहाणु परिकल्पना ठोस मानती है, ज्वारीय परिकल्पना तरल मानती है। अतः उपरोक्त विचारों से इतना तो स्पष्ट है कि पृथ्वी का केंद्र या तो ठोस होगा या तरल होगा। ठीक है। दो ही कंडीशन हो सकती हैं। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का अगला स्रोत है आपका प्राकृतिक स्रोत। इसमें हमने बताए थे ज्वालामुखी स्रोत, उल्कापिंड आधारित स्रोत और भूकंप आधारित स्रोत हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज्वालामुखी। दोस्तों ज्वालामुखी होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए। मान लीजिए धरातल है, धरातल पर एक ऐसा छिद्र जिससे तप्त और तरल लावा बाहर निकलता है और चारों ओर फैलता है, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे कि जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा, गैस और तरल मैग्मा के आधार पर लावा, गैस और तरल मैग्मा के आधार पर भी यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल अवस्था में है। ठीक है। क्योंकि भाई ऊपर अगर निकल रहा है आपका तरल लावा और मैग्मा निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर कोई एक ऐसी परत होनी चाहिए जो तरल अवस्था में होगी, तभी तो निकलेगा। लेकिन यदि पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में होता तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित अवश्य होता, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। और अगर तरल अवस्था में केंद्र होता तो जाहिर सी बात है उनके गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर यानी जो पृथ्वी का केंद्र है में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देता। ऊपर से नीचे जाने पर दबाव चट्टानों पर बढ़ता जाता है, जिसके कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में नहीं रह पाती। इसके बाद है आपका उल्कापिंडों से प्राप्त साक्ष्य। ठीक है। उल्कापिंड क्या होते हैं दोस्तों? अंतरिक्ष में पाए जाने वाले टुकड़े होते हैं चट्टानों के, वही उल्कापिंड कहलाते हैं।
उल्कापिंड वे ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं, ये आपको याद रखना है। कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र में आने पर ये पिंड पृथ्वी से टकरा जाते हैं। पृथ्वी को आपको पता है कि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, और उसमें जब ये स्वतंत्र ठोस संरचनाएं आ जाती हैं तो वह पृथ्वी से टकरा भी जाती हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्का पिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है और आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि ये कोई उल्का पिंड है, इसकी आंतरिक चट्टान है, ठीक है। अब जब बाहरी चट्टान नष्ट हो जाएगी तो ये बीच वाली ही बचेगी, तो यानी कि अनावृत हो जाती है। उनका केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है, लगाया गया है। इसी कारण यह है कि ये उल्काएं वैसे ही ठोस पदार्थ की बनी हुई हैं जिनसे पृथ्वी की रचना हुई है, अर्थात दोनों का सुदूर भूतकाल में समान नक्षत्र प्रणाली से निर्मित होना माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए, इसे भी हम देख लेते हैं। वहीं भूकंपीय तरंगों के वक्राकार मार्ग के कारण यह भी प्रमाणित हो गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना एक समान नहीं है, ठीक है। सतह से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में गुटेनबर्ग असंतत्य तक पी और एस तरंगों का प्रभाव होने के कारण जहां यह प्रमाणित हुआ कि क्रस्ट और मैंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। वहीं गुटेनबर्ग असंततता के बाद एस तरंगों के विलुप्त हो जाने के कारण यह प्रमाणित हुआ कि बाह्य क्रोड के पदार्थ तरल अवस्था में हैं, ठीक है। इन तरंगों की गति एवं दिशा के आधार पर, किनके आधार पर? तरंगों की गति और दिशा के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना का पता चलता है, ठीक है। किनके आधार पर? तरंगों की गति और दिशा के आधार पर। भूकंपीय तरंगों की बात करें तो भूकंपीय तरंग पी, एस और एल प्रकार की होती हैं, यानी भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल, जिनमें जो पी तरंग है वह ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों से गमन करती है, यानी कि गुजर सकती है। वहीं जो एस तरंग है केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकती है, यानी वह एस तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती, ठीक है। एस तरंगों की इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की। एल तरंगें पी और एस तरंगों एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण, यानी कि पारस्परिक क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपकी एल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? जब पी और एस तरंगों का और धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया यानी क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो एल तरंगों का जन्म होता है, यानी उत्पन्न होती हैं। एल तरंगों को धरातलीय तरंगें भी कहा जाता है क्योंकि ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पी और एस तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है, ठीक है। इसके बाद है पी, जी और एस जी तरंगें। सन 1909 में क्रोएशिया, एक देश है दोस्तों यूरोप में, क्रोएशिया, वहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है कुपा या कुल्पा घाटी में आए भूकंप के निरीक्षण में पी और एस तरंगों से मिलती जुलती तरंगों का भी पता लगाया गया, और वो कौन सी थी? आपकी पी, जी और एस जी तरंगें कहा गया इन्हें, ठीक है। व्यवहार में पी, जी और एस जी तरंगें क्रमशः पी तथा एस तरंगों के समान ही होती हैं, लेकिन इनकी गति जो होती है
वो पी और एस तरंगों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो पी जी और एस जी तरंगें पी और एस के समान ही होती हैं, लेकिन इनकी क्या होती है, गति कम होती है। ये तरंगें मुख्यतः पृथ्वी के ऊपरी परत से होकर ही भ्रमण करती हैं। ठीक है, यानी आंतरिक परतों में ये नहीं जाती। यहाँ दोस्तों एक चित्र के माध्यम से आपको भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये आपका मेंटल दिखाया गया है, यहाँ पे ये आपका कोर दिखाया गया है। ब्लू कलर आपका पी वेव दिखा रहा है और ऑरेंज कलर जो है आपका एस वेव दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पी तरंगे हैं वो केंद्र तक पहुँच रही हैं। ठीक है, जबकि लेकिन एस तरंगे आपकी केंद्र तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है, वो केंद्र केवल यहाँ पर चल रही, यहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है, या कह सकते हो कि दोस्तों जो आपकी एस तरंगे हैं वो केवल इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और अंदर ये नहीं जा पाती। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, चूँकि एस तरंगे केवल और केवल ठोस में पहुंचती हैं, तो अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ठोस नहीं है बल्कि तरल अवस्था में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र के माध्यम से भी दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपकी पी वेव हैं जो कि केंद्र से भी गुजर जाती हैं, क्योंकि ये तरल और ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में गुजरती हैं। जबकि एस तरंगें आपकी टर्न हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, वो केंद्र से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, और जहाँ पर पी और एस दोनों तरंगें नहीं होती उसे पी वेव शैडो जोन के नाम से जाना जाता है, और ये 103 डिग्री अंश से 142 डिग्री के आसपास तक का क्षेत्र होता है। ठीक है, पी स्टार और एस स्टार। ठीक है, पी तरंग और एस तरंग अलग थी, पी जी और एस जी तरंगें अलग थी। यहाँ पे पी स्टार और एस स्टार तरंगें अलग हैं। पी स्टार तरंगों की खोज सन 1923 में टॉर्न में आए भूकंप के आधार पर कोनराड महोदय ने की थी। ये आपको याद रखना है। पीजी और एसजी तरंगें क्रोएशिया में आए भूकंप, क्रोएशिया के कुल्पा घाटी में जो भूकंप आया था उसके आधार पर खोज की गई थी, जबकि पी स्टार और एस स्टार तरंगों की खोज 1923 में टॉर्न में आए भूकंप के आधार पर कोनराड महोदय ने की थी। ठीक है, इनकी जो गति होती है वह पी एवं पीजी के बीच की होती है। ठीक है, पी तरंगों की गति सबसे ज़्यादा होती है, पी से कम गति पीजी की होती है, लेकिन इन दोनों के बीच की गति होती है पी स्टार की। मान लीजिए पी की गति है 5 और पीजी की गति है 3, तो पी स्टार की गति कितनी होगी, 4। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। जबकि एस तरंगों की खोज यानी एस स्टार, पी स्टार की खोज तो कोनराड महोदय ने की थी 1923 में, लेकिन एस स्टार की खोज सन 1925 में हरफोर्ड में आए भूकंप के आधार पर जेफ्रीज ने की थी। ये दोस्तों आपको डिफरेंस याद रखना है। एक कुल्पा घाटी में भूकंप आया, एक टॉर्न में आया, एक आपका हरफोर्ड में आया भूकंप। टॉर्न में पी स्टार की खोज की गई, तो कुल्पा घाटी में पीजी और एसजी तरंगों की खोज की गई, जबकि हरफोर्ड में जो भूकंप आया था उसमें एस स्टार की खोज की गई जो जेफ्रीज महोदय ने की थी, और इसकी गति आपकी एस और एस जी के बीच होती है। ठीक है, अब भूकंपीय तरंगों पर आधारित वर्गीकरण। पी एस, पी जी, एस जी, पी स्टार और एस स्टार कंपीय यानी भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी में 3 आंतरिक परतों का अनुमान लगाया जाता है, और वो कौन कौन सी हैं? क्रस्ट यानी कि भूपरपटी, मेंटल यानी कि प्रवार आपका, और केंद्रीय भाग यानी कि क्रोड। ठीक है दोस्तों आज हम बात करते हैं आपसे यहीं तक। ठीक है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित और बात करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी के पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।